हाँ भाई चेक करो साउंड, चेक करो। ओके, ऑडियो चेक करो। नेट स्लो। ओके, ऑडियो आ रही है? ऑलराइट। तो थोड़ा सा बच्चे जो मैंने कल टॉपिक कराया था वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कल हम लोगों ने वेव फ्रंट के बारे में स्टडी किया, ठीक है, और हाइगन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स आपको मैंने बताए, ये शायद नहीं बताया अभी, हाइगन थ्योरी के पोस्टुलेट नहीं बताया, अभी हम लोग वेव फ्रंट को ही स्टडी कर रहे थे। तो वेव फ्रंट क्या चीज होती है, एक बार आओ इसको दोबारा देखते हैं। व्हाट इज अ वेव फ्रंट? तो बड़ा वेव फ्रंट जो है एक ऐसा locus of all the point, it is known as the locus of all the points of a medium which are vibrating in the same phase. A locus of all the points in a medium which are vibrating in same phase. ठीक है बेटा, सेम फेज में जो वाइब्रेट करे ऐसे पॉइंट को हम लोग, या ऐसे पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो लोकस है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। अब क्या मतलब है इस चीज का? एक मिनट, मार्कर इंक नहीं है ये, कोई देखते हैं। तो बच्चे एक लोकस है ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो सेम फेज में वाइब्रेट करे ऐसे पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है, जो लोकस है, इट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। जैसे मैंने कल बताया था कि मान लीजिए आपके पास में ये एक पॉइंट सोर्स है, दिस इज अ पॉइंट सोर्स, और यहां से बहुत सारी वेव्स निकल रही है, ऐसे वेव्स निकल रही है चारों डायरेक्शन के अंदर, इस तरह से, राइट। अब फेज क्या चीज होती है बेटा? जो फेज होता है, फेज को हम एंगल बोलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊं तो हमने लास्ट ईयर ट्रैवलिंग वेव स्टडी करी थी, विच वाज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx, या सम टाइम हम इसको ऐसे भी लिखते हैं a sin kx प्लस माइनस ओमेगा t। तो ये टर्म होती है ना kx प्लस माइनस ओमेगा t, इसको हम फेज बोलते हैं, या जो एंगल होता है साइन के साथ में उसको फेज बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस है, जहां से जो वेव्स है वो स्टार्ट हो रही है, तो बेटा आप मानिए कि एट सर्टेन टाइम t इज इक्वल टू से t, मान लो यहां से कोई वेव चली और वो यहां तक पहुंची, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? x डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऐसे यहां पे डिस्टेंस x ट्रेवल किया वेव ने, और यहां पे डिस्टेंस x ट्रेवल किया, यहां पर भी डिस्टेंस x ट्रेवल किया। मतलब कि एक पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस है जहां पे कोई लाइट का सोर्स है, वहां से चारों डायरेक्शन के अंदर टाइम t के अंदर या टाइम t के ऊपर चारों डायरेक्शन में वेव्स फैली, राइट। तो हमने ये देखा कि यहां से जो डिस्टरबेंस यहां पहुंची है x डिस्टेंस पे, यहां से डिस्टरबेंस यहां पहुंची है x डिस्टेंस, यहां से यहां x, और यहां से यहां x। मैंने चार बनाई, बट देयर आर इनफिनिट वेव्स which are going in the forward direction from this point of disturbance, right। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को बच्चे कंबाइन करता हूं, जोड़ता हूं, तो मुझे एक सफेरिकल जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एंड दिस सफेरिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज द वेव फ्रंट। इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। थोड़ा सफेरिकल दिख नहीं रहा है, बट ये सफेरिकल है, राइट, बिकॉज ये 3D में है। पॉइंट सोर्स यहां पर है और उसके 3 डायमेंशंस के अंदर क्या बन रही है? एक वेव फ्रंट बन रही है। अब इस पॉइंट पे ये जो पार्टिकल होगा यहाँ पे, या इस सफेरिकल वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल इमेजिन करोगे, उन सबका जो फेज होगा वो सेम होगा, उन सबका फेज सेम होगा। अगर इस वाले पार्टिकल के मैं फेज की बात करूं तो इसका फेज कितना होगा? इट वुड बी kx, से द वेव इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसका फेज होगा kx माइनस ओमेगा टी। और इस वाले के लिए भी मैं लिखूंगा kx माइनस ओमेगा टी, क्योंकि अगर वेव पॉजिटिव x में जाती है तो यहाँ पे हम kx माइनस ओमेगा टी लिखते हैं। ये क्लास 11 में चीज आती है।
राइट। इसके लिए भी फेज क्या होगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसके लिए भी फेज क्या होगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी कि मीडियम के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे अगर वो सेम फेज में वाइब्रेट करें तो हम बोलते हैं कि भाई दे विल फॉर्म द वेव फ्रंट। क्लियर है बात। अब जैसे कि अगर साइन वेव बना के दिखाऊं मैं एक, तो बेटा अगर यहां से लेकर ये वेव यहां से शुरू हो रही है तो यहां से यहां तक कट, मुझे बताओ एंगल कितना बनेगा, 2 पाई। ये एंगल 2 पाई और यहां एंगल कितना होगा, पाई, यहां एंगल 0। जब पूरी वेव ट्रेवल होती है तो कितना एंगल कवर हुआ, 2 पाई का, राइट। तो आप मुझे बताइए अगर 2 पाई मैंने इधर बना दिया, ठीक है, और इधर भी एक वेव ऐसे बना दो, ऐसे करके इस तरह से, तो इधर भी कितना होगा, 2 पाई होगा, यस और नो। इधर भी बना दो कि वेव, ठीक है, इधर वेव बनाएंगे इस तरह से, ये वेव, ये भी कितना होगा यहाँ पे 2 पाई, और यहां पर भी एक वेव बना दोगे ऐसे करके, ठीक है, तो यहां पर भी कितना होगा, 2 पाई होगा। अब देखो यहां से इधर एंगल कितना हुआ, 2 पाई, ये भी 2 पाई, ये भी 2 पाई, ये भी 2 पाई, यहां पाई, यहां भी पाई, यहां भी पाई, यहां भी पाई। अगर मैं सेम फेज वाले पॉइंट, फेज माने एंगल, नथिंग एल्स, फेज का मतलब एंगल होता है बच्चों, तो मैं अगर सेम फेज वाले या सेम एंगल वाले पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक वेव फ्रंट। तो अगर मुझे यहाँ पे मैं सेम फेज वाले पॉइंट को जोड़ूं, मैंने इसको उठाया यहां पे जोड़ दिया, इसको उठाया मैंने यहां से जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेंगे, इसको उठाया यहां पे ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और इसको उठाया यहां पे जोड़ दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, मैंने ये इसको थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया है, बट अगर आप पूरा ज्योमेट्रिकली बनाओगे सही तरीके से सेम लेंथ मानते हुए तो आपका जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जो वेव फ्रंट है बेटा, ये कैसा वेव फ्रंट आया, स्फेरिकल वेव फ्रंट आता है। ऐसे ही अगर मैं ये पाई वाले पॉइंट, ये पाई देखिए, ये पाई, अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो मुझे एक और वेव फ्रंट मिलेगा जो कि इस तरह से होगा, स्फेरिकल होगा, राइट। अब कोई लेटर टाइम के ऊपर बना लेंगे, मान लो यहां का बना लेते हैं, तो यहां पर भी ऐसे एक वेव फ्रंट बन जाएगा जिसका नेचर कैसा होगा बेटा, स्फेरिकल होगा। यानी कि सेम फेज वाले जितने भी पॉइंट्स हैं अगर इनको जोड़ते हैं तो मेरे को मिलता है वेव फ्रंट। तो इसीलिए मैंने लिखा कि लोकस, लोकस मतलब कॉम्बिनेशन या क्लस्टर ऑफ द पॉइंट्स इन अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज आर कॉल्ड वेव फ्रंट या इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। बोलो कोई डाउट यहां तक। तो ये वेव फ्रंट का बड़ा डेफिनेशन हो गया। अब वेव फ्रंट सॉरी तो वेव फ्रंट का सिंपल सा डेफिनेशन है कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, उसको हम वेव फ्रंट बोल देंगे। अब वेव फ्रंट कितने किस्म का हो सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसके बाद में हाइगन्स प्रिंसिपल को समझेंगे कि हाइगन का प्रिंसिपल कहता क्या है। ये चलो पहले हाइगन का प्रिंसिपल समझते हैं, उसके बाद हम वेव फ्रंट की टाइप्स को रिवील करेंगे या स्टडी करेंगे। तो पहले नंबर, अब आगे बात करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। तो बेटा आपको यहां पता लग गया कि अगर पॉइंट सोर्स है, कैसा सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स है तो बेटा उसका जो वेव फ्रंट बनेगा, उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, उसका वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल। ये कॉपी पेन लेके बेटा नोट करते रहो। अगर सोर्स पॉइंट साइज का है तो उसका वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल इन नेचर। और ये बिल्कुल उसी तरह से हम बनाते हैं जैसे कि हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते थे फॉर ए पॉइंट चार्ज। अगर याद आ रहा हो थोड़ा बहुत टर्म 1 में, हम पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते थे जो कि स्फेरिकल बनाते थे। तो कुछ कुछ वैसी ही चीजें यहाँ पे होने वाली है, राइट। अब अगला है बच्चे हमारे पास में हाइगन्स प्रिंसिपल। अब हाइगन बाबा जो है वो क्या बता के गए उसको भी समझेंगे। हालांकि इनकी थ्योरी का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अब सिलेबस में है तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। इनकी थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई थी। अब बोलोगे सर सारी थ्योरी तो रिजेक्टेड है जो आप पढ़ा रहे हो, लेकिन करे क्या बच्चे, आपको कल को अगर रिसर्च करनी है तो आपको जीरो से लेकर के टॉप तक सारा साइंटिस्टों की रिसर्च का पता होना चाहिए, तभी आप कोई नई रिसर्च कर पाओगे, राइट। तो इसलिए आपको हाइगन थ्योरी जो है वो पता होनी चाहिए, ये थ्योरी कहती क्या है। तो बड़ा इस थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो राइट डाउन प्रिंसिपल या हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स या इसको हाइजन बोलो जो मर्जी बोलो, लेकिन जो ये कहते हैं उनको सही से समझना है। हाइगन्स प्रिंसिपल, बेटा इस प्रिंसिपल के 2 और रादर 3 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। वो ये कहते हैं कि
कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, every point on the primary wave front acts as a source of secondary disturbance called wavelet. जैसे बेटा पिग से पिगलेट निकलता है, पिगलेट समझते हो, पिग से पिगलेट, वैसे ही वेव से वेवलेट. तो एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ये कहते हैं भाई. अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, मान लो मेरे पास में इस किस्म का वेव फ्रंट है, ये कोई वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है. कैसा वेव फ्रंट है ये? दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट है और किसी टाइम t इज इक्वल टू t1 पे है, राइट. इनिशियल टाइम t1 पे मेरे पास में ये प्लेन वेव फ्रंट है. अब मैं बताऊंगा प्लेन वेव फ्रंट भी होता है एक, आगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बताएंगे आपको. तो यहां पे जो कहते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, सेकेंडरी बोलो या न्यू डिस्टर्बेंस बोलो. तो यहां पे जो पॉइंट्स होंगे बेटा, ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे, राइट, these points are source of new disturbance, जिनका नाम है सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, या हम इसको बोलेंगे वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट. तो बेटा यहां पे जो पॉइंट है, इट इज वाइब्रेटिंग. जैसे पानी में ना, इमेजिन करो कि पानी पूल ऑफ वाटर है, राइट, और तुम उसमें नहा रहे हो, ठीक है. तो पूल ऑफ वाटर है और उस वाटर के अंदर आपने एक पत्थर फेंका. जब आप पत्थर फेंकते हो तो आप इस तरह से एक रिपल्स उठती हुई देखते हो, ऐसे वेव फ्लो होती है. असल में वो ऐसे नहीं हो रहा होता है. असल में आप जब गिराते हो पत्थर तो ऐसे करके एक वेव उठती है, हम्प उठता है, और वो हम्प आगे की तरफ ऐसे ट्रैवल करता है. तो अगर आप छत से पत्थर गिराते हो पानी के अंदर और नोट करते हो तो वो सर्कुलर आपको दिखाई देगा, उसको हम रिपल बोल देते हैं. और वो रिपल जो है वेव फ्रंट के जैसे ही होती है. तो जहां पे पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है या पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, जहां पत्थर गिरा, वहां से वेव का फ्रंट आगे चलता है. वेव फ्रंट मतलब वेव का फ्रंट हिस्सा, वेव का फ्रंट. ये वेव नहीं है, वेव का फ्रंट है. देखो, वेव हमेशा ही स्ट्रेट लाइन पे चलेगी. आपको मैं 11th क्लास में थोड़ा बहुत बताया गया होगा कि वेव जो होती है एक डिस्टर्बेंस होती है जिसके अलोंग एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है. तो एनर्जी हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलती है, एनर्जी ऐसे नहीं चलते. एनर्जी का प्रोपेगेशन स्ट्रेट होता है. तो वेव का प्रोपेगेशन मतलब एनर्जी का प्रोपेगेशन. तो जो वेव फ्रंट होता है ना, वो वेव फ्रंट स्फेरिकल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, और वो किसी और किस्म का भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट भी हो सकता है. मैं टाइप्स के बारे में बताऊंगा बाद में, राइट. तो इस पॉइंट के ऊपर जितने भी, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सभी पॉइंट एक नई डिस्टर्बेंस का कारण है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू डिस्टर्बेंस. अब यहां पे ध्यान से सुनना, जो हाइगन साहब बता रहे हैं वो सारी बातें हमें समझनी है. तो ये जो पॉइंट होगा, यहां से हम क्या करते हैं, एक नई डिस्टर्बेंस को शुरू करते हैं. ये नई डिस्टर्बेंस शुरू करी. अब यहां पे मान लो, अब देखो वेव का प्रोपेगेशन किधर है, वेव का प्रोपेगेशन तो ये होगा ना, v स्पीड से. v क्या है मेरी? दिस इज कॉल्ड वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी बोल दो. तो ये वेव जो है बेटा आगे की तरफ ऐसे बढ़ रही है v स्पीड से, ये वेव आगे की तरफ v स्पीड से बढ़ रही है. तो जो वेव की स्पीड है बेसिकली वो वेव की स्पीड है, राइट. अब अगर मैं बात करूं कि t टाइम के अंदर वेव कितना चली, तो आप सबको मालूम है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव फ्रंट इन टाइम t इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड का बेटा फॉर्मूला क्या है? स्पीड इन टाइम ही होगा ना फॉर्मूला. तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितना हुआ? v इंटू टी हुआ. ओके. अब यहां से जो डिस्टर्बेंस चली बेटा, वो ऐसे डिस्टर्बेंस चली होगी, ऐसे आर्क की फॉर्म में. आपने कुछ नहीं करना, जितना डिस्टेंस वेव आगे चली है, कितना डिस्टेंस चली है? vt डिस्टेंस चली है. तो vt को रेडियस मानो, और ये रेडियस मानते हुए यहां से इसको सेंटर मान के एक आर्क बनाओ. इधर भी आपने एक आर्क बना दिया और इधर भी आपने एक आर्क बना दिया इस तरह से.
राइट। ये आपने आर्क बना दिया कितने डिस्टेंस पे, VT डिस्टेंस पे आर्क बना दिया, ठीक है। यानी कि जब ये पार्टिकल, ये पॉइंट जब वाइब्रेट करेगा तो ये चारों ओर क्या एमिट करेगा, वेव्स एमिट करेगा। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट्स होंगे दे ऑल विल रेडिएट वेवलेट्स, वेवलेट्स बनेंगे। तो ये जो है वेवलेट बनाया मैंने VT टाइम के बाद, सॉरी VT डिस्टेंस ट्रेवल होने के बाद। ऐसे ही बहुत सारे वेवलेट्स ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे बहुत सारे वेवलेट्स बेटा यहां से निकल रहे होंगे, लेकिन अपने को मेन बात समझनी है। मैंने VT डिस्टेंस पे एक आर्क बना दिया और आर्क यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेवलेट रिप्रेजेंट कर रही है या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस रिप्रेजेंट कर रही है। तो एवरी सोर्स ऑन द प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ऐसा उन्होंने बोला। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो क्या बोलते हैं अगले पॉइंट के अंदर कि एट एनी लेटर टाइम, एट एनी लेटर टाइम if we draw a common tangent that joins the secondary wavelet, that joins the secondary wavelets at any later time, if we draw a common tangent that joins all the secondary wavelets, then we get a new wavefront called secondary wavefront, ये उन्होंने बोला कि भाई हमें एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा जिसको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। तो एट एनी लेटर टाइम अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा जिसको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। तो बेटा टाइम t के बाद में एट टाइम t इज इक्वल टू t मान लिया मैंने यहाँ पे, t इज इक्वल टू t टाइम के ऊपर एक नया डिस्टर्बेंस आगे पहुंचा। अगर मैं इन सभी को ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो जब ज्वाइन करते हैं बेटा तो अपने पास एक नया डिस्टर्बेंस बन गया, ये एक नया वेव फ्रंट बन गया। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको हम ज्वाइन करते हैं तो वी गेट अ न्यू वेव फ्रंट, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल रहे हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं इसको। तो हाइगन थ्योरी बहुत क्लियरली अपनी बातों को दो पॉइंट के थ्रू समझाती है। पहला पॉइंट है कि प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे they will be responsible for the secondary disturbance। अब secondary disturbance का आपने क्या किया, यहाँ पे वेवलेट ड्रॉ कर दिया at any time, t टाइम के बाद में वेवलेट ड्रॉ कर दिया। अब वो कहता है कि at any later time if we draw a common tangent that joins the secondary wavelet then we get a new wavefront called secondary wavefront। यानी कि t टाइम के बाद में, ठीक है, ये डिस्टर्बेंस यहां से यहां पहुंचा, ये भी डिस्टर्बेंस यहां से यहां पहुंचा, ये भी डिस्टर्बेंस यहां से यहां पहुंचा, बिकॉज मीडियम सेम है, राइट। तो सेम स्पीड से ये वेवलेट आगे बढ़ेंगे, यहां से वेवलेट आगे बढ़ी, यहां से यहां वेवलेट आगे बढ़ी, यहां से यहां बढ़ी। तो इन सब के अगर मैं एक कॉमन टेंजेंट बना दूं, कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट को मैं जोड़ दूं यहाँ पे, तो मुझे एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा जो कि सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। अब ये बात ध्यान में रखना कि प्राइमरी shape of primary wavefront is equal to shape of secondary wavefront। ये बात में ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। शेप ऑफ प्राइमरी वेवफ्रंट और शेप ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट सेम होगा। यानी ऐसा नहीं कि अगर प्राइमरी वेवफ्रंट तुम्हारे पास में स्फेरिकल है और लेटर ऑन तुम्हारा वेवफ्रंट प्लेन बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जो शेप इनिशियली प्राइमरी वेवफ्रंट की होगी वही शेप जो है वो सेकेंडरी वेवफ्रंट की होगी, प्रोवाइडेड देयर शुड नॉट बी एनी मिरर, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ लेंस, ये सब ना हो। प्रोवाइडेड देयर शुड नॉट बी एनी लेंस एनी मिरर, साथ में लिखना वो लिख दो, provided no mirror or lens should be there, कोई लेंस मिरर नहीं होना चाहिए बच्चे,
ठीक है, बहुत सारी इसमें अजम्पशंस है, बातें हैं जो हमें समझनी है। तो ये 2 पॉइंट हो गए बेटा, 2 पॉइंट हो गए। एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। एंड अगर हम किसी लेटर टाइम के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें और सारी सेकेंडरी वेवलेट को ज्वाइन कर दें तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा जिसका शेप पुराने वेव फ्रंट के जैसा ही होगा। ये नया वेव फ्रंट है और ये पुराना वेव फ्रंट है, तो नए वेव फ्रंट का शेप एग्जैक्टली डिट्टो वैसा ही होगा जैसा कि पहले वेव फ्रंट का शेप था। अगर पहले प्लेन था तो बाद में भी प्लेन बनेगा, अगर पहले स्फेरिकल है तो बाद में भी स्फेरिकल बनेगा, अगर पहले सिलेंड्रिकल है तो बाद में भी सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक, कोई डाउट यहां तक? ओके, अब आगे है बेटा शेप्स ऑफ वेव फ्रंट या टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब कितनी तरह के वेव फ्रंट हमारे पास पॉसिबल है उनको देख लेते हैं। तो शेप एंड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और लिख लेना, एक पॉइंट और लिख लेना, तीसरा पॉइंट हम बोलते हैं या नोट लिख देते हैं। द रेज ऑफ लाइट, ये भी उन्होंने बताया था, हाइगन साहब ने बताया था, द रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है या हाइगन थ्योरी का एक पोस्टुलेट है या प्रिंसिपल है कि द रेज ऑफ लाइट, जो भी रेज ऑफ लाइट होंगी वो हमेशा ही वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। ये टॉपिक कुछ कुछ जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस से मैच करता है, क्योंकि वहां पर भी जो हम लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे वो इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर बनाते थे। तो यहां पर रेज ऑफ लाइट जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बनेंगी। जैसे कि ये रेज ऑफ, अगर इसको रेज ऑफ लाइट माना जाए तो ये रेज ऑफ लाइट प्लेन के वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बनेगी, ऐसा ये बताते हैं। अब आगे बचे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, कितनी तरह के वेव फ्रंट जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, उनको समझते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो सबसे पहले तो बेटा है अपने पास में स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो टाइप ऑफ वेव फ्रंट बेटा डिपेंड करता है तुम्हारा सोर्स कैसा है, तो सोर्स जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कि शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसा बनेगा। तो शेप ऑफ वेव फ्रंट सोर्स पे डिपेंड करेगा, राइट। शेप ऑफ वेव फ्रंट किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? सोर्स पे डिपेंड करेगा। सोर्स का जैसा नेचर होगा या जैसा उसका टेंडेंसी होगा प्रोड्यूस करने का वेव, वैसा ही वो वेव फ्रंट जनरेट करेगा। ओके बेटा, क्या ये बातें समझ में आ रही है सबको? अगर समझ में आ रही है देन प्लीज रिप्लाई इन द व्हाट्सएप। ओके बेटा, रिप्लाई कर दो, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ओके बेटा, शेप्स या टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट की टाइप्स या किस्म कौन कौन सी है? सबसे पहले अगर हमारे पास जो सोर्स है बेटा, अगर हमारे पास में सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स है, तो बेटा जो शेप होगी वेव फ्रंट की तो वो शेप होगी बेटा स्फेरिकल। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर तुम्हारे पास में एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो बेटा इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। दिस इज द पॉइंट सोर्स ओवर हियर, राइट। तो बेटा इससे जो लाइट निकलेगी, लाइट रेज, वो ऐसे बना सकते हैं आप लोग, जस्ट लाइक इक्विपोटेंशियल पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते थे। तो ये अपने पास में वेव फ्रंट है। अब यहाँ पे एक और वेव फ्रंट ऐसे बना सकते हो, ऐसे कितने ही सारे आप वेव फ्रंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। एनी नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स यू कैन ड्रॉ टेकिंग द पॉइंट सोर्स एज सेंटर। पॉइंट सोर्स को सेंटर मानते हुए आप डिफरेंट रेडियाई के स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। दिस ऑल रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट, ये सारे के सारे वेव फ्रंट रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो जितनी भी रेडिएशंस हैं वो सारी रेडिएशंस क्या होंगी बेटा? वो सारी रेडिएशन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी, वेव फ्रंट के। ये सारी रेडिएशंस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी भाई, ठीक है। दीज ऑल आर वेव फ्रंट, ये सब वेव फ्रंट है बच्चे, वेव फ्रंट्स। ओके, दीज ऑल आर वेव फ्रंट। गुड। अगला है बेटा, पहली टाइप तो ये होगी, दूसरी टाइप हमारे पास में है, दूसरी है हमारे पास में प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट,
अगली किस्म है या अगली टाइप जो है वो है हमारे पास बेटा प्लेन वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट प्लेन कब हो सकता है। देखो भाई प्लेन वेव फ्रंट तब पॉसिबल है अगर जो सोर्स है वो इंफिनिटी पे हो, अगर सोर्स वाली जो रेज होंगी, दोज रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर, द रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर अगर सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो। ऐसा कोई नई बात नहीं, ये हम रे ऑप्टिक्स में बड़ी बार चीजें देख चुके हैं कि अगर हमारा सोर्स इन्फिनिटी पे होता है तो उस कंडीशन में रेज ऑफ लाइट विल बी पैरेलल। अब हाइगन की एक पोस्टुलेट थी, एक पॉइंट थी, अभी बताई थी मैंने, कि अगर रेज ऑफ लाइट, क्या पॉइंट था वो, कि जो रेज ऑफ लाइट होती है वो हमेशा ही वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल है आपस में, ठीक है, तो सोच के बताओ कि यहां वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। वेव फ्रंट का शेप ऐसा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन वेव फ्रंट, इस तरह से ये बनाएंगे, इस तरह से। ये कैसा है, दीज आर दी प्लेन वेव फ्रंट। और ये जो प्लेन वेव फ्रंट है बेटा क्या है हमारा, इसके रेज के ये परपेंडिकुलर होगा, यानी इस तरह से। अगर रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये रेज ऑफ लाइट है, ये रेज ऑफ लाइट जा रही है ऐसे, तो वेव फ्रंट कैसा होगा, इनके ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन होगा एक। तो प्लेन which would be perpendicular to the rays of light will be called plane wave front, plane wave front बोलेंगे इसको, ऐसा ये बोलते हैं। तो सोर्स हमारा इन्फिनिटी पे। तीसरा है हमारे पास में सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ये आखिरी है हमारे पास। तीन ही तरह के वेव फ्रंट बनते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है और कैसे बनता है, इसका जो सोर्स है वो हमारे पास में लीनियर सोर्स होना चाहिए, लीनियर सोर्स होना चाहिए। लाइक हमारे पास कोई ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट कैसा है बेटा, लीनियर सोर्स है। ट्यूबलाइट कैसा है, लीनियर सोर्स है, यानी कि जो लेंथ वाइज हो। तो जब लीनियर सोर्स होगा इस तरह से, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, ये ऐसे रेडिएशन लाइट रेज को बाहर निकाल रहा है, ये लाइट रेज ऐसे निकल रही है, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इसका वेव फ्रंट बनेगा इस तरह से, ऐसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ऐसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। दिस इज द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंडर अच्छे से बनाना आप लोग, मेरी तरह मत बनाना, अच्छा सिलेंडर बनाओ, राइट। तो ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा अगर ये लीनियर सोर्स है, लेंथ वाइज सोर्स है, तो इसके चारों ओर रेडिएशन ऐसे बाहर निकल रही है, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा यहाँ पे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल, प्लेन सोर्स, सॉरी सोर्स एट इंफिनिटी, तो प्लेन वेव फ्रंट। और अगर सोर्स हमारा लीनियर है, ठीक है, लंबा सोर्स है, लाइक जैसे ट्यूबलाइट देख रहे हो आप, तो उस कंडीशन में वेव फ्रंट हमारा क्या बनेगा, सिलिंड्रिकल बन जाएगा। छापो फटाफट इसको। अब यहां पर भी ये जो रेज ऑफ लाइट होंगी, ये क्या है बेटा, दीज आर दी रेज ऑफ लाइट। तो रेज ऑफ लाइट है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। नोट करो जल्दी से, बना लिया, कोई समस्या है इसके अंदर, किसी को भी कोई डाउट, कोई दिक्कत? ओके, सो बेटा ये शेप ऑफ वेव फ्रंट है। तो सोर्स के ऊपर जो है वो बहुत हद तक निर्भर करता है कि शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसे होगा, राइट। दो ही बातें हैं इसमें ध्यान रखने वाली, दो क्यों इनफैक्ट तीन बातें हैं। पहला बात जो था वो ये था कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, पहला पॉइंट। और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उस पे जितने पॉइंट्स है वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स आगे की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। तो अगर हम सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करें तो उन सभी वेवलेट्स को एक कॉमन टेंजेंट से जोड़ देंगे और अपने पास में किसी नए टाइम के बाद या किसी लेटर टाइम के ऊपर हमें एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। शेप ऑफ दैट न्यू वेव फ्रंट वुड बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द initial wave front provided there should not be any kind of mirror or lens present in between the medium, ठीक है, कोई लेंस या मिरर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बताया मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई आपका जो रेज ऑफ लाइट है वो हमेशा ही वेव फ्रंट के
परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट बेटा आगे लेके चलेंगे और ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है एक और बताता हूं मैं आपको। अगर आपके पास में शेप, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, शेप ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर पासिंग थ्रू lenses and mirrors। ठीक है बेटा, lenses and mirrors। अब देखो यहां सिनेरियो पलट जाएगा, इसीलिए मैंने पॉइंट लिखवाया कि अगर मीडियम में लेंस या मिरर प्रेजेंट नहीं है तो इनिशियल शेप ऑफ वेव फ्रंट और फाइनल शेप ऑफ वेव फ्रंट सेम रहेगा। लेकिन अगर मिरर पे टकराया वेव फ्रंट तो उसके टकराने के बाद में कहानी पलट जाएगी। देखो कैसे। अब मेरे पास में सबसे पहले एक लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है मेरे पास। ठीक है बेटा, क्या है मेरे पास? एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको नोट कर लेना आप। अब इसके ऊपर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट को थ्रो करवा रहे हैं। ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऐसे पड़ी। अब सबको मालूम है कि जो अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो उसका वेव फ्रंट प्लेन बनता है। तो जी बना देते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ये लो, ये बना दिया हमने प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट आया, यहां टकराया, ठीक है, लेंस के ऊपर। और जब जैसे ये वेव फ्रंट टकराया तो क्या होता है? सबको मालूम है कि लेंस जो होता है वो रेज ऑफ लाइट को कहां फोकस करता है? वो फोकस करता है प्रिंसिपल फोकस की तरफ, ऐसे। ये तो उसने रेज को उठाया, यहां फोकस कर दिया। बहुत बढ़िया। अब यहां पे जो वेव फ्रंट बनेगा, यानी कौन सा वेव फ्रंट बनेगा? ये तो हमारा है इंसिडेंट वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट? इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो कि प्लेन है। तो अब मेरे पास में क्या बनेगा? अब मेरे पास बनेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट बनेगा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो कि लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगी। अब आपको बताया हुआ है मैंने कि भाई रेज ऑफ लाइट हमेशा ही वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो बेटा अभी यहां पे वेव फ्रंट का जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये शेप ऑफ वेव फ्रंट बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। क्यों बना? क्योंकि देखो ये जो रेज ऑफ लाइट है ये अभी क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये रेज ऑफ लाइट ऐसे थी तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता था? यहां तो परपेंडिकुलर बन नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे? इसलिए रेज ऑफ लाइट कैसे बनाई मैंने, या रेज ऑफ लाइट के नेचर के ऊपर या रेज ऑफ लाइट की डायरेक्शन के ऊपर हमने वेव फ्रंट ऑफ जो रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट है वो ऐसे बनाया कि वेव फ्रंट हमेशा ही रेज के परपेंडिकुलर आ जाए। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके अंदर जो रेज ऑफ लाइट है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर फॉल नहीं करेंगी। तो हमें वो शेप देखना है जिसके अंदर रेज ऑफ लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आ जाए। तो इसका यही पॉसिबिलिटी बनता है। और ये हमारा कैसा बन रहा है बच्चे? अगर ये रेज आगे की तरफ जाती ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ये समझ रहे हो बात को? क्लियर? तो ये जो वेव फ्रंट है, कैसा वेव फ्रंट है बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट प्राइमरी है और लेंस के बाद या लेंस से पास करने के बाद में उसका नेचर ही बदल गया, वो स्फेरिकल बन जा रही है। ऐसे ही डाइवर्जिंग के लिए बना के देख लो। ये तो केस ए हो गया हमारा, केस नंबर ए। केस नंबर बी बना के देख लो। फॉर कॉनकेव लेंस, यदि वो कॉनकेव लेंस से पास करती है तो उस कंडीशन में कैसा होगा? देखो, अगर कॉनकेव लेंस से पास करे, मिरर्स का मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, मिरर्स का अपने आप बना के देखना। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो अपने आप कर रहा। कॉनकेव लेंस का देख लो। अगर ये लाइट, ये यहां पे कॉनकेव लेंस बना देते हैं, ये भाई कॉनकेव लेंस बना दो, ये बन गया कॉनकेव लेंस। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये रेडिएशन पड़ी, ये रेडिएशन पड़ी, और यहां से मालूम है सबको कि ये रेज ऑफ लाइट ऐसे जो है वो डाइवर्ज कर देता है। ठीक, अब कैसा बनाओगे? कैसा बनाओगे? जिन लोगों को रूल समझ में आ गया वो आसानी से बना भी सकते हैं इसको। तो बेटा अब यहां पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। ये बनाना क्या आपको? वेव फ्रंट हमेशा ही रेज ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर जाए। ये देखो, यहां परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहां पे देखो, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से। जितनी भी रेज ऑफ लाइट है वो सारी की सारी क्या है बच्चे? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है।
The rays of light are falling perpendicular to the wave front, right? This is ultimate logic or application of the Huygens principle. तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ करके देख लिया। अब मिरर्स के लिए तुम बनाओगे, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए तुम खुद बनाओगे, राइट? ऐसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्रिज्म होता, ठीक है, ये प्रिज्म है हमारे पास में, ठीक है, ये प्रिज्म है और यहाँ पे ये रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये आ रही है रेज ऑफ लाइट ऐसे, और रेज ऑफ लाइट कैसे बेटा आपस में पैरेलल है, रेज ऑफ लाइट कैसे आपस में पैरेलल है? अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया कि वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा। तो ये रहा प्लेन वेव फ्रंट, ये रहा, ठीक है बेटा, ये रहा मेरा क्या है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, PWF मतलब प्लेन वेव फ्रंट। तो अगर ये ऐसे है तो यार सबको मालूम होगा कि यहाँ पे ये लाइट ऐसे जाएगी अंदर, ऐसे बेंड होगी, और यहां से निकलने के बाद ऐसे हो जाएगी, ये लाइट ऐसे थोड़ा बेंड होगी और यहां बाहर निकलने के बाद ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ऐसी तो बनेगी ना, ये बन गई। तो अगर यहाँ प्लेन वेव फ्रंट ऐसा है तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा क्या वो ऐसे बन जाएगा? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है बच्चे? अभी देखो ये परपेंडिकुलर है रेस, यहां पर भी ये रेस परपेंडिकुलर। ध्यान रखना है कि रेस हमेशा ही वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आती है, ऑलवेज, जस्ट लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे ही यहाँ पे ये रेज ऑफ लाइट का खेल है। ठीक, यहाँ पे एरो बना के देख लेते हैं, लो जी ऐसे है। तो ये शेप्स ऑफ वेव फ्रंट आपको बता दी मैंने। अब आगे चलते हैं, अब हाइगन की थ्योरी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हाइगन की थ्योरी जो है बेटा वो फेल हो गई थी, क्योंकि हाइगन की थ्योरी ये बताती है कि जो वेव फ्रंट है ना वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों वेव फ्रंट बना सकते हो। जैसे कि मान लो, चलो मैं इरेज करता हूं फिर बताता हूं आपको, इरेज करता हूं मैं। हाइगन की थ्योरी ये बताती है कि वेव फ्रंट जो है वो कोई सा भी बना सकते हो आप, कोई सा भी बना सकते हो, लेकिन असल में रियलिटी में कुछ शेप ऑफ वेव फ्रंट अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बना नहीं सकते हम, लिमिटेशन है। अब क्या लिमिटेशन है वो बताते हैं आपको। अभी देखो असल में चीज ये है बेटा, हाइगन की थ्योरी ये बताती है कि भाई एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। बहुत क्लियर बात है, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं। अगर मेरे पास में ये वेव फ्रंट है तो यहां ये प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट क्या है बेटा? फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, या दीज आर द सोर्स ऑफ नई डिस्टर्बेंस। ये पॉइंट वाइब्रेट करेंगे और इधर 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 लेफ्ट राइट वेवलेट्स बनाएंगे। इनको क्या बोल रहे हैं? दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स। वेवलेट, जैसे पिग से पिगलेट वैसे ही वेव से वेवलेट। तो ये भी ऐसे वेवलेट बनाएंगे ऐसे करके, ये सारे पॉइंट क्या बनाएंगे बेटा? वेवलेट बनाएंगे। ये वाला भी ऐसे और ये वाला भी ऐसे, फॉरवर्ड बैक, इसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड। बैकवर्ड, कोई डाउट यहां तक? बट इन रियलिटी हाइगन बोलते हैं कि भाई ये भी बन सकता है, ठीक है, हाइगन बोलते हैं ये भी बन सकता है, आगे की तरफ भी बन सकता है और पीछे की तरफ भी बन सकता है। लेकिन इन रियलिटी एनर्जी ऑलवेज फ्लोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एनर्जी हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, एनर्जी कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती है। एनर्जी इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन नेचर। नेचर में एनर्जी हमेशा ही प्रोग्रेस होती है, एनर्जी कभी डिक्लाइन नहीं होती है। एनर्जी का हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। जैसे कि पानी में पत्थर मारते हो तो पानी में जो रिपल्स बनती हैं वो हमेशा ही आगे की ओर जाते हुए दिखाई देती हैं। क्या कभी नोटिस किया किसी ने कि वो पीछे की तरफ आ रही हो? जहां पे पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से हमेशा ही वेवलेट्स आगे की तरफ बढ़ती हैं, कभी वेवलेट पीछे की तरफ नहीं आती। बट ये इनकी थ्योरी के मुताबिक वेवलेट पीछे की तरफ भी हो सकती है, जो कि अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है या गलत है। तो ये इसका एक क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया। इसका ड्रॉबैक भी लिखता हूं। ड्रॉबैक क्या है इस थ्योरी का कि अकॉर्डिंग टू हिम मतलब हाइगन, अकॉर्डिंग टू हिम बैकवर्ड
backward wave front is also possible, but in reality wave never flows back. ठीक है, एनर्जी नेवर फ्लोज बैक, वेव नेवर फ्लोज बैक और एनर्जी नेवर फ्लोज बैक. ठीक है, तो ये अपने आप में एक लिमिटेशन है, कॉन्ट्राडिक्शन है. तो इस वजह से इस थ्योरी को नेग्लेक्ट किया गया. ठीक है, अब देखो आज के जमाने में आप 21 सेंचुरी में बैठे हो, ये सब थ्योरीज बेटा 1600-1700 सेंचुरी की हैं. तो उस समय जो है लोगों की सोच और थी. उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हर चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर पाते. ठीक है, उस समय जो सुविधाएं थी, उस समय जो भी चीजें मिली साइंटिस्टों की, उनके अकॉर्डिंग उनकी थ्योरी सही थी. लेकिन आज हमारे पास में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिसे हम बिल्कुल कहते हैं ना बाल की खाल उतार लेना. तो हम लोग उस लेवल पे जाके स्टडी कर पा रहे हैं. तो हमें जो है उनमें फ्लॉस दिखने शुरू हुए कि भाई आप यहाँ गलत थे. तो वो अपने जमाने पे सही थे, हम अपने जमाने पे सही है. ठीक है, ऐसे गलत कहना कंप्लीटली सही नहीं है. उन्होंने भी काफी रिसर्च करी है. ठीक है, तो अपने टाइम पे वो सही थे. ठीक है, ये तो बाद में लोग आए जिन्होंने बोला कि नहीं तुम तो गलत बोल रहे थे. ये तो बाद की चीजें हैं. जब वो उस समय थे तो उस समय कोई इनको प्रूव नहीं कर पाया, गलत प्रूव नहीं कर पाया, चैलेंज नहीं कर पाया. तो ये चीजें हैं बेटा. अब हम हाइगन्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशन स्टडी करने वाले हैं. तो राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ हाइगन्स, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल. तो क्या क्या एप्लीकेशन है? तो बेटा इन्होंने बड़ी आसानी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बड़ी आसानी से इन्होंने लोगों को समझा दिया. राइट, फिर इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे कि स्पेशली स्नेल्स लॉ जो कि आप लोग साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ते हो, वो बड़ी आसानी से लोगों को समझा दिया, प्रूफ करा दिया. अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन कर दिया. फिर इन्होंने डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, ये कहां अटके थे? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट की जो पोलराइजेशन होती है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. लाइट का पोलराइजेशन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. बाकी ये चारों चीजें एक्सप्लेन कर गए थे. ये चीजें हम लोग स्टडी करेंगे लेटर ऑन इन डिटेल. और इसकी जो एप्लीकेशन है मेनली आपके सिलेबस में ये है, इन सिलेबस. तो हम लोग इसके प्रूफ वगैरह को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये आपको कल के लेक्चर में या अगले लेक्चर में बताऊंगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, एंड डन फॉर टुडे. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, then put your question in the box, in the comment box. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? All right, then we're done for today.